गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरते हुए किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का जोड़ यांत्रिक ऊर्जा नियत होता है। ये चीज़ हमें आज प्रूफ करनी है। गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरने का मतलब केवल ग्रेविटी काम कर रहा है उस पर, दूसरा कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है। गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरते किसी पिंड की कुल यांत्रिक ऊर्जा, यही चीज़ देखना है आपको कि पिंड अगर मुक्त रूप से गिर रहा है धरती के गुरुत्वाकर्षण के अधीन में, तो उसकी यांत्रिक ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा कैसे चेंज होती है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पिंड है और पॉइंट ए पर स्थित है। किस पॉइंट पे है? ए पर स्थित है और द्रव्यमान है उस पिंड का m, और यहाँ से वो गिरना शुरू करता है और धरती पर गिरता है यहाँ तक। ठीक है, किस पॉइंट पे गिरेगा? लास्ट में मान लेते हैं कि बीच में एक पॉइंट आएगा B, इस B पॉइंट तक गिरेगा, फिर उसके बाद गिरना शुरू होगा। कहाँ तक गिरेगा वो? C तक। m द्रव्यमान का कोई पिंड है और वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गिरना शुरू कर रहा है, यहाँ तक उसे गिरना है। रास्ते में ढेर सारे पॉइंट्स आएंगे जिसको क्रॉस करके जाएगा, तो कोई एक पॉइंट ले लिए कि ये पॉइंट कौन सा है? B है, और उसे जाना कहाँ तक है? एंडिंग पॉइंट यानी कि C तक जाना है। तो सबसे पहले इसकी थ्योरी मान ली जाएगी। क्या मानेंगे? माना m द्रव्यमान का पिंड पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर है ना, h ऊंचाई पर कौन से बिंदु? बिंदु A पर विरामावस्था में है। किस पॉइंट पर है वो? A पर है, और किस अवस्था में है? विरामावस्था में है। ठीक है, और उसके बाद पिंड गिरता हुआ पृथ्वी के तल पर बिंदु C तक पहुंचता है। वह गिरना प्रारंभ करता है तथा x दूरी, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं? ऊंचाई, x ऊंचाई। जैसे कि A से चलना शुरू किया तो B तक पहुंचा, कितना डिस्टेंस कवर कर लिया इसने? मान लेते हैं कि x डिस्टेंस कवर कर लिया, तथा x दूरी या फिर ऊंचाई गिरने के बाद वह बिंदु B पर पहुंचता है। क्या ये समझ में आ रहा है? किस बिंदु पर पहुंचता है वो? बिंदु B पर, तथा अंत में वह पृथ्वी तल बिंदु C, पृथ्वी तल यानी कौन सा बिंदु? C पर पहुंच जाता है, पर पहुंचता है। तब अब ध्यान देखना, यहाँ पे कोई पिंड है
कितने द्रव्यमान का? m द्रव्यमान का। m द्रव्यमान का एक पिंड है और वह पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर है? टोटल ऊंचाई h है। पृथ्वी तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? टोटल h है। और पृथ्वी तल से अगर वह h ऊंचाई पर है तो वहाँ से वह किस अवस्था में? पहले विरामावस्था में। किस अवस्था में है? विरामावस्था में है। और वो जब गिरना यहाँ से शुरू करता है तो x डिस्टेंस कवर करने के बाद वो किस पॉइंट तक पहुँचता है? b पॉइंट तक पहुँचता है। यानी कि यहाँ पर भी द्रव्यमान m ही रहेगा, पॉइंट b हो गया। उसके बाद में जब यहाँ से गिरना शुरू करेगा तो जितना बचा खुचा डिस्टेंस है, अच्छा बताओ x निकल गया, बचा कितना? ये डिस्टेंस कितना बचेगा? h माइनस एक्स, इतना डिस्टेंस बचेगा ये। इसको कवर करने के बाद किस पॉइंट तक पहुँच जाएगा? वो c पॉइंट तक पहुँच जाएगा। अब ये देखना है कि क्या ये यहाँ से यहाँ तक गिरता है तो क्या उसकी यांत्रिक ऊर्जा चेंज होती है या फिर नियत रहती है? क्या चेंज होता है इसमें? तो यहाँ पर भी यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों निकालेंगे। यहाँ पर भी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा दोनों निकालेंगे और यहाँ पर भी दोनों निकाल के चेक करेंगे क्या यांत्रिक ऊर्जा उतनी ही रहती है या फिर बदलती है। तब बिंदु ए पर कुल यांत्रिक ऊर्जा, किस बिंदु पर? बिंदु पहला, बिंदु ए पर कुल यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा मतलब कौन कौन सी ऊर्जा? स्थितिज और गतिज दोनों। तो क्या होगा कुल यांत्रिक ऊर्जा? गतिज ऊर्जा प्लस में स्थितिज ऊर्जा, दोनों ऊर्जाओं का योग। एक बात बताइए जरा हमको कि इस m द्रव्यमान का पिंड जो है वो a पॉइंट पे है तो उसका वेग कितना है? 0। तो यहाँ पे लिखेंगे, दोनों ऊर्जाओं को हम जोड़ेंगे तो लिखेंगे चूंकि क्या बिंदु A पर वस्तु का वेग 0 है, बिंदु A पर v बराबर कितना? 0। v बराबर कितना है? 0 है। तब गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तब गतिज ऊर्जा कितनी? 1/2 द्रव्यमान गुणित किसका स्क्वायर? वेग। वेग कितना है? 0 है तो 0 क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? तथा स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी यहाँ पे? बताओ। द्रव्यमान कितना है? m। ऊंचाई कितनी है? h। गुरुत्वीय त्वरण कितना लग रहा है? g। गुरुत्वीय त्वरण कितना लगेगा यहाँ पे? गुरुत्वीय त्वरण कितना लगना है यहाँ पे? g वर्क करेगा ना। तो यहाँ पे स्थिति ऊर्जा कितनी हो जाएगी? m इंटू जी इंटू एच, यही होगा ना दोनों। तो अगर हम इस फार्मूले को ध्यान से देखें जिसमें कि हमें गतिज भी जोड़ना है और स्थितिज भी जोड़ना है तो जोड़ करके कितना ला जाएंगे हम यहाँ पे? 1/2 mv स्क्वायर और v का कितना रखेंगे हम यहाँ पे? 0 रखेंगे ना, 0 हो जाएगा यहाँ पे और प्लस में mgh। तो टोटल कितना आ जाएगा? कुल ऊर्जा यानी कि यांत्रिक ऊर्जा कितनी आ जाएगी? यांत्रिक ऊर्जा बराबर में mgh। ये 0 हो गया ना और इसको समीकरण कितना बना लेंगे हम? 1 बना लेंगे। यानी कि पॉइंट जो आपका A है उस पर टोटल यांत्रिक ऊर्जा कितनी है? mgh है। अब पॉइंट B पे आपको निकालना है। किस पॉइंट पे? B पे, सेकंड वाले पे। देखते हैं सेकंड वाला किस बिंदु पर? बिंदु B पर
कुल यांत्रिक ऊर्जा, कुल यांत्रिक ऊर्जा जरा बताना, बिंदु बी पर कुल यांत्रिक ऊर्जा कितनी होगी? गतिज ऊर्जा और प्लस में स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस में स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों का जोड़। तो जरा यहाँ पे बताइए कितना होगा गतिज ऊर्जा? लिखेंगे चूंकि बिंदु, चूंकि किस बिंदु पर? बिंदु बी तक पहुंचने में, बिंदु बी तक पहुंचने में x ऊंचाई तय किया जाता है, तब b पर वेग बराबर, b पर वेग कितना हो जाएगा? गति के कौन से समीकरण से? तीसरे समीकरण से कितना हो जाएगा? बिंदु बी तक पहुंचने में कितना ऊंचाई तय किया जाता है? h ऊंचाई नीचे आती है वो, तो इतना तय किया जाएगा। तो गति के तीसरा समीकरण लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? वेग का स्क्वायर बराबर में, बताओ जरा, u का स्क्वायर प्लस में 2g, h नहीं, कितना? h माइनस एक्स, क्यों? केवल और केवल x। एक बात बताना, तो यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये तो 0 है ना, प्रारंभिक वेग यहाँ पे u कितना है? u बराबर 0 है। यहाँ पर वेग मान लेते हैं कितना आया था, इसका v आया था, यहाँ पर मान लेते वेग कितना है? v1 है, ठीक है, वेग चेंज होगा उसका। तो v स्क्वायर बराबर कितना हो गया यहाँ पे? 2gx। इसलिए, और यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? गतिज ऊर्जा, दोनों निकाल के हमें क्या करना है? ऐड करना है ना। इसलिए गतिज ऊर्जा बराबर कितना? गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 m, और वेग का स्क्वायर मतलब कितना? 2gx, यही होगा ना। वेग का स्क्वायर कितना? 2gx। स्थितिज ऊर्जा कितनी है? स्थितिज ऊर्जा कितनी है यहाँ पे? स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे? m है द्रव्यमान, g है उतना ही, और पृथ्वी तल से ऊंचाई कितनी बची है? h माइनस एक्स। तो h माइनस एक्स, और अगर इससे सॉल्व करेंगे तो आगे कितना आ जाएगा? m आएगा, g और h का गुणा होगा mg h, और mg का गुणा किस में? x में, तो माइनस में कितना? mg x। तो कुल यांत्रिक ऊर्जा कितनी हो जाएगी? अतः तो कुल यांत्रिक ऊर्जा, दोनों का जोड़ होगा ना, 1/2, 2 से 2 कट जाएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे रिजल्ट कितना आएगा? mgx, यही आएगा ना। तो इसको जोड़ लेते हैं, mgx प्लस में ये वाला सेम mgh माइनस में mgx, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या निकल के आएगा? यांत्रिक ऊर्जा कितनी आ जाएगी? mgh। ये किस पॉइंट पे था? B पर कुल ऊर्जा कितनी? mgh। समीकरण कौन सा बना लेंगे यहाँ पे? 2। क्या दोनों बात समझ में आ गई क्या? यहाँ पर कितना आया था? यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा mgh, यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा B पर कितना आया था? ये किस पॉइंट पे था? A पर।
ए पर यांत्रिक ऊर्जा mgh, बी पर कुल ऊर्जा कितनी mgh। अब तीसरा पॉइंट कौन सा, तीसरा किस पॉइंट पे, सी पर, सी पर कुल यांत्रिक ऊर्जा, सी पर कुल यांत्रिक ऊर्जा कितनी होगी, गतिज ऊर्जा प्लस में स्थितिज ऊर्जा दोनों का जोड़। गतिज ऊर्जा कितनी, गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा निकालने के लिए क्या निकाल लेंगे, पहले वहां पर वेग निकालेंगे। चूंकि बिंदु सी पर वस्तु या फिर पिंड का वेग गति के किस समीकरण से, बिंदु सी पर बिंदु का वेग किस समीकरण से, वस्तु या पिंड भी लिख सकते हो, गलत क्या, पिंड ही माना था ना, तो यहाँ पे वस्तु हटा के पिंड ही लिख लो। पिंड का वेग गति के थर्ड समीकरण से, गति के कितने समीकरण से, तीसरे समीकरण से, v1 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे v1 है वेग ना, v1 का स्क्वायर बराबर में प्रारंभिक वेग कितना था वहाँ पे, 0 था, 0 का स्क्वायर प्लस में 2g तो उतना ही लगेगा, और टोटल ऊंचाई कितनी आ गई है अब, h आ गई, यानी कि v1 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2gh। तो जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी टोटल, 1/2 m वही रहेगा, और v का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2gh। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, mgh आ जाएगा गतिज ऊर्जा। अब यांत्रिक ऊर्जा में आपको कौन सी ऊर्जा चाहिए बाकी है, स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, स्थितिज ऊर्जा। कुल यांत्रिक ऊर्जा के लिए हमको गतिज ऊर्जा में क्या जोड़ना है, गतिज ऊर्जा प्लस में यांत्रिक ऊर्जा। ये क्या 2 बार रिपीट हो गया, कौन सी ऊर्जा, स्थितिज, यही दोनों जोड़ना है ना, स्थितिज ऊर्जा, यही निकाल कर लाना है आपको। तो चूंकि ये चीज़ ऐसा था इसलिए गतिज ऊर्जा कितनी आई, 1/2 mv स्क्वायर किया तो mgh, और स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, द्रव्यमान m, गुरुत्वीय त्वरण g, और ऊंचाई कितनी हो गई है 0, तो बराबर में ये कितना आ गया 0। तो कुल यांत्रिक ऊर्जा कितनी आ जाएगी, कुल यांत्रिक ऊर्जा किस पॉइंट पे, सी पर, सी पर कुल यांत्रिक ऊर्जा बराबर में mgh, कौन सी ऊर्जा थी, गतिज, और ये कितना है 0, या कितना आ गया यहाँ पे mgh, समीकरण नंबर कितना 3। तो आपने ये देखा कि पिंड जब यहाँ पर था तो भी ऊर्जा कितनी आई यांत्रिक, mgh। पिंड जब सेकंड पे पहुँचा तो यांत्रिक ऊर्जा कितनी आई, mgh, और पिंड जब सी लास्ट में पहुँचा तो भी ऊर्जा कितनी आई, mgh। तो फाइनली आप लिख क्या सकते हो, अतः मुक्त रूप से गिरते हुए, यहाँ पे कंक्लूजन लिखेंगे, अतः मुक्त रूप से गिरते किसी पिंड की संपूर्ण यांत्रिक ऊर्जा, संपूर्ण यांत्रिक ऊर्जा कैसी होती है, नियत
रहती है। ये यहाँ पे आपको ये चीज़ जब यहाँ पे लिखने पहुँचोगा ना, ये लास्ट वाला, तो इस लास्ट वाले को लिखने से पहले आपको एक चीज़ और लिखना है। क्या? समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से अतः मुक्त रूप से गिरते हुए किसी पिंड की संपूर्ण यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है। कितनी रहती है? mgh। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्या फिर से इसे समझाना पड़ेगा? कैसे फिर से समझाना पड़ेगा? देखो, m द्रव्यमान का कोई पिंड था, पृथ्वी तल से किस ऊंचाई पे था? h ऊंचाई पर, और विरामावस्था में था। इस पॉइंट पे था किस अवस्था में? विरामावस्था में। तो यहाँ पर दोनों ऊर्जाएं निकाली हमने, गतिज भी और स्थितिज भी। ऊंचाई कितनी थी इसकी? h थी। तो गतिज ऊर्जा कितनी आएगी? वेग 0 है तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 0। तो यहाँ पे अगर हम 0 + mgh करेंगे तो कितना हो जाएगा? mgh आएगा। तो टोटल ऊर्जा कितनी आ गई यहाँ पे? mgh आ गई। और जब वो नीचे पहुँचा और किस पॉइंट पे? B पे, तो B पॉइंट पे पहुँचता है तो x डिस्टेंस को कवर कर लेता है, लेकिन यहाँ पर वेग उसका चेंज हो जाता है। यहाँ पे 0 था, यहाँ पे v हो जाता है। तो वेग हम तीसरे समीकरण से निकालेंगे, गति के तीसरे समीकरण से। तो वेग का स्क्वायर आया 2gx, तो गतिज ऊर्जा निकालने पर आ गया mgx। कितना आया? mgx। और यहाँ पर जो स्थितिज ऊर्जा होगी, इससे कितनी ऊंचाई है अब? h - x। तो स्थितिज ऊर्जा कितनी है यहाँ पे? mgh - mgx। अच्छा, सिंपल तौर पे ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक जब था तो टोटल स्थितिज ऊर्जा mgh थी, और यहाँ पर अगर ये ऊंचाई हम निकाल रहे हैं तो mgx अगर हम माइनस कर देंगे तो हमको टोटल ऊर्जा मिल जाएगी। तो पूरी ऊर्जा माइनस बिंदु B पर ऊर्जा। अब देखो, इतनी ऊर्जा खत्म हुई स्थितिज उसकी, तो स्थितिज गतिज दोनों जोड़ देंगे तो हमें ऊर्जा कितनी मिल जाएगी यहाँ पे? mgh। यानी कि सेकंड वाले पर भी उसकी ऊर्जा टोटल यांत्रिक कितनी है? mgh है। जब थर्ड पॉइंट पे पहुंचा, पॉइंट नंबर C पे, तो गति के तीसरे समीकरण से यहाँ पर जब वेग का स्क्वायर निकाला तो वेग का स्क्वायर कितना आया? यहाँ पे वेग का स्क्वायर आया 2gh। यहाँ पर वेग है 2gh, यहाँ पर द्रव्यमान है m, तब यहाँ पर गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 1/2 mv² निकालेंगे तो mgh। और चूंकि यहाँ पर टोटल डिस्टेंस 0 हो गया, जो यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई h थी वो कितनी हो गई? 0। तो स्थितिज ऊर्जा निकल के कितना आ गया यहाँ पे? 0। तो इन दोनों को जब जोड़ा तो यांत्रिक ऊर्जा टोटल कितनी हो गई? mgh। अतः तीनों समीकरणों को देखें, 1, 2 और 3 को, तो समीकरण नंबर 1 में भी स्थितिज ऊर्जा mgh है। समीकरण नंबर 2 यानी कि पॉइंट B पर भी यांत्रिक ऊर्जा कितनी है? mgh। और पॉइंट C पर भी यांत्रिक ऊर्जा कितनी आती है? mgh। अतः मुक्त रूप से जब गुरुत्व बल के अधीन कोई वस्तु गिरती है तो उसकी संपूर्ण यांत्रिक ऊर्जा कितनी होती है? नियत होती है, चेंज नहीं होती। क्या समझ में आया टोटल?